अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको फ़न हावर पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। 6 साल पहले कुछ पागल दीवान लुटेरों ने एक प्लान बनाया। लुटेरे चार थे। न जाने कौन सी फिल्म देखकर आए थे। चेहरा कैसे छुपाना है उन्हें अच्छी तरह मालूम था। चारों के चारों दिन दहाड़े एक बैंक में घुस गए। लुटेरे बैंक में आते हैं तो हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। बैंक की मैनेजर अलार्म बजा देती है और उस लुटेरे को भी उस पर शक हो जाता है और वो उस लड़की को गोली मार देता है। फिर 6 साल बाद एक लड़की रेस्टोरेंट में एक बंदे से मिलती है और उसको ब्रीफ केस देती है। वो बंदा कहता है, तुम तो वही हो जो 6 साल पहले बैंक डकैती में घायल हुई थी। लड़की कहती है, हाँ, और इस दिन का मैं 6 सालों से इंतज़ार कर रही थी। वो बंदा कहता है, जो आदमी इतने सालों से पुलिस के हाथों नहीं आया वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आपके लिए ख़तरा हो सकता है। लड़की कहती है, वो जलती हुई गोली जो उसने मेरे चेहरे पर दागी थी उसकी जलन आज भी मेरे सीने में है। फिर 6 साल पहले बैंक में उस लुटेरे का साथी कहता है, ये क्या किया, तुमने उसे मार दिया। वो लुटेरा कहता है, उसने अलार्म बजाया था, अब हमें चलना होगा। दूसरा लुटेरा कहता है, मगर हमारा साथी अभी भी अंदर ही है। वो कहता है, हमें चलना होगा वरना तुझे भी मार दूंगा। फिर वो जाने लगते हैं कि वो एक आदमी का बैग छीनते हैं जिसमें पैसे होते हैं। वो आदमी कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है, मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए जमा किए हैं। मगर वो लुटेरे बैग लेकर भाग जाते हैं। फिर 6 साल बाद वही आदमी कहता है, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की और अब। फिर वो लुटेरे भागकर अंदर वापस आ जाते हैं क्योंकि पुलिस वहाँ पहुँच जाती है। वो लुटेरे एक लड़की को यरगमाल बना के अपने साथ ले जाते हैं। फिर पुलिस पहुँच जाती है तो लोग कहते हैं एक डाकू अभी भी अंदर लॉकर रूम में है, मगर वहाँ से उन्हें सिर्फ उस लुटेरे के कपड़े मिलते हैं। फिर उस लड़की को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं तो एक बंदा कहता है, यही वो डाकू है। उसके बाजू में भी ऐसा ही टैटू बना था। पुलिस उसे पकड़ लेती है। वो डाकू कहता है, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, वो मुझे छोड़कर भाग गए। फिर वो लुटेरे भाग रहे होते हैं कि उनके सामने एक बंदा आता है और वो उसे गाड़ी से उड़ा देते हैं। उस बंदे की बीवी कहती है, राजेश, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और उस लुटेरे के बाकी साथी मर जाते हैं और वो सारा पैसा लेकर भाग जाता है। फिर वो डाकू अपना चेहरे से निकाब हटाता है और कहता है, हर आदमी की एक्सपायरी डेट होती है और तुम्हारी भी एक्सपायरी डेट आ गई है। फिर 6 साल बाद उसी डाकू की शादी होती है और वो उस लड़की को देख लेता है जिसे उसने गाड़ी में मरने के लिए छोड़ दिया होता है। वो लड़का पूरी तरह से चौंक जाता है। लड़की उससे कहती है, वैसे किसी ने कहा था कि हर इंसान दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है और तुम्हारा टाइम अब आ गया है। फिर 6 साल पहले वो औरत उस लुटेरे से कहती है, मेरी मदद करो, मगर वो लुटेरा वहाँ से उसी औरत की गाड़ी में भाग जाता है। फिर 6 साल बाद उसी लुटेरे की शादी होती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। फिर एक लड़की आती है और कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। वो कहता है, ये क्या बदतमीज़ी है। वो लड़की कहती है, विनोद, तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि तुम मेरे शोहर हो। विनोद कहता है, ये झूठ बोल रही है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। वो लड़की कहती है, तुम्हारे लिए सब झूठ है विनोद, ये मंगलसूत्र भी झूठ है जो तुमने मेरे गले में डाला था। फिर वो सारों को तस्वीरें दिखाती है और कहती है, क्या ये भी अब झूठ है। उस लड़की का बाप कहता है, तुमने पहले से शादी की है, तुमने हमसे झूठ बोला है, अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा। विनोद कहता है, आप तो जानते हैं कि मैं लंदन नहीं गया, तो ये तस्वीरें फिर कैसे बनाई, ये झूठ बोल रही है। फिर अचानक से लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर लाइट आती है तो विनोद की होने वाली बीवी नैना नीचे गिरी होती है और वो मर जाती है। 5 खूनी और एक सवाल, किसने विनोद की होने वाली वाइफ का खून किया, है कोई जवाब। फिर क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं और इस केस की छानबीन करने लगते हैं। वो कहते हैं, इसकी बॉडी पर कहीं कोई घाव नहीं है, लगता है इसे जहर दिया गया है। फिर वो पूछते हैं, क्या अगर कुछ खाया पिया नहीं तो खून कैसे हुआ। उसका बाप कहता है,
बीच में अचानक से लाइट चली गई थी और इसी दौरान ये सब कुछ हुआ। वो कहते हैं ये सब उस औरत ने किया जो विनोद को अपना शौहर बता रही थी। ऑफिसर्स पूछते हैं कहाँ है वो औरत? 6 साल बाद हिंदुस्तान आया हूँ, वो झूठ बोल रही है। ऑफिसर्स कहते हैं ये सब सोची समझी साजिश है, ये औरत भी उसी साजिश का हिस्सा है। विनोद कहता है जब लाइट गई तो मैं नीचे उतरा तो मेरे बगल में से कोई स्टेज की तरफ गया। ऑफिसर्स कहते हैं लगता है उसी आदमी ने जहर का इंजेक्शन दिया होगा। फिर वो मीटर रूम चेक करने आते हैं तो वहाँ बॉल हैं, एक ने पावर ऑफ की और एक ने नैना का मर्डर किया। फिर ऑफिसर्स मेंटेनेंस वाले बंदे से पूछते हैं यहाँ बिजली जाने के बाद क्या हुआ? वो कहता है लाइट चली गई तो मैं मीटर रूम की तरफ आ रहा था तो मैंने एक लड़की को देखा जो भाग रही थी। उसने लाल रंग की सैंडल पहनी थी। फिर ऑफिसर सारी औरतों की सैंडल देखते हैं मगर उनमें से कोई नहीं होता। फिर विनोद एक लड़की के घर आता है और पूछता है मेरे हीरे कहाँ हैं? वो कहती है मुझे नहीं पता। विनोद कहता है अजय किधर है? वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरी अजय से शादी हुए 1 महीना हुआ है, मुझे कुछ नहीं पता। विनोद उस लड़की को अजय को कॉल करने का कहता है और कहता है अगर ज़रा सी भी चालाकी की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो लड़की अपने शोहर को कॉल करके कहती है आप जल्दी घर आ जाएं। वो कहता है मैं ऑफिस से 15 मिनट तक निकलता हूँ। फिर वो लड़की कहती है प्लीज़ अब मुझे छोड़ दो। विनोद कहता है इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो मैं कभी नहीं कर सकता। फिर क्राइम डिपार्टमेंट के ऑफिसर शादी की तस्वीरें चेक कर रहे होते हैं ताकि उस लड़की के बारे में पता चल सके। फिर डॉक्टर साले ऑफिसर्स को वो लाल सैंडल वाली लड़की मिल जाती है। वो अपने रिकॉर्ड्स में चेक करते हैं तो वो कहते हैं 6 साल पहले एक बैंक में डकैती हुई थी और ये लड़की विक्टिम थी, इसे गोली भी लगी थी। इसके अलावा 4 लोग और भी हैं जिनका कोई ना कोई नुकसान हुआ था, राकेश, निधि, मोना और संजय। फिर ऑफिसर फ्रेडी कहता है राकेश की फ़ोटो मैंने अभी देखी है, फुटेज को दोबारा से रिवाइंड करो। फिर वो देखते हैं तो वो सारे शादी में मौजूद होते हैं। एसीपी कहता है विनोद ने कहा था मैं 6 साल बाद हिंदुस्तान आया हूँ और बैंक भी 6 साल पहले लूटा गया था। ऑफिसर दया कहता है कहीं विनोद ने तो ये सब कुछ नहीं किया, वो पांचों विनोद को मारने आए हों और गलती से नैना को मार दिया। फिर वो विनोद का पिछला सारा रिकॉर्ड चेक करने का कहते हैं। विनोद का फ़ोन बंद जा रहा होता है। ऑफिसर दया कहता है अगर उनका निशाना विनोद है तो वो पांचों उसी के पीछे लगे होंगे। फिर विनोद अजय से पूछता है मेरा फर्नीचर कहाँ है, मेरा वो बीन बैग कहाँ है? अजय कहता है इतने साल हो गए हैं अब कहाँ याद रहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत थी मैंने वो बेच दिया। विनोद गन दिखाते हुए कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा। अजय कहता है रुको, याद आया। फिर ऑफिसर्स निधि के घर की तलाशी ले रहे होते हैं। एसीपी कहता है तुम निधि की दोस्त हो, तुम्हें पता है निधि कहाँ है? एसीपी कहता है एक बात बताओ, विनोद की सेरेमनी इंगेजमेंट में तुम क्यों गई थी? वो कहती है मैं तो निधि के साथ गई थी। फिर ऑफिसर अभिजीत एक इन्वेलप दिखाता है और कहता है ये तो अंजलि है जो विनोद की बीवी होने का दावा कर रही थी। ऑफिसर दया कहता है इस पूजा ने पावर सप्लाई काट दिया, निधि ने ध्यान भटकाया और मौका मिलते ही निधि ने नैना को जहर दे दिया। फिर डॉक्टर सालुंके कहते हैं इसकी मौत तो जहर से हुई है मगर इसे जहर कैसे दिया होगा? डॉक्टर तारिका कहती हैं शायद लाइट जाने से पहले इसे जहर दिया हो। फिर डॉक्टर सालुके कहते हैं रिंग सेरेमनी भी लाइट जाने से पहले हुई थी। फिर वो उसकी उंगली को गौर से देखते हैं तो उसमें सुई चुभने का निशान होता है और उसे जहर अंगूठी के जरिए दिया जाता है। फिर विनोद अजय के साथ फर्नीचर की दुकान पर आता है और अपना बीन बैग ढूंढने लगता है। उसे वो बीन बैग मिल जाता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें हीरे नहीं होते। वो फर्नीचर की दुकान के मालिक से हीरों के बारे में पूछता है। पहले तो वो कहता है हीरे तो किसी ज्वेलरी शॉप से मिलेंगे, फिर बाद में गन के जोर पर कहता है मैंने उन्हें ज़मीन में गाड़ कर छुपा दिया है। फिर विनोद उस फर्नीचर शॉप के मालिक को उस जगह पर ले जाता है जहां पर उसने हीरे छुपाए होते हैं। फिर विनोद को वो हीरे मिल जाते हैं और वो उस फर्नीचर वाले आदमी को मारने लगता है कि वहां पर 2 लड़कियां आ जाती हैं और उसे कहती हैं अपनी गन पीछे फेंको
और उस फर्नीचर वाले को वहाँ से भागने का कहती हैं। विनोद कहता है मैंने क्या किया है। वो कहती है तुमने डकैती वाले दिन मेरे शोहर को मारा और एक पल भी हमारे बारे में नहीं सोचा। वो विनोद को मारने ही लगती है कि वहाँ वो आदमी आ जाता है जिसका विनोद ने बैग लूटा होता है और कहता है इसे मैं मारूंगा। फिर एक और आदमी आता है और कहता है यहाँ तो पहले से भीड़ लगी है, तुम मुझे डकैती वाले दिन वहाँ छोड़कर भाग गए। विनोद कहता है अगर मैं ना भागता तो वो सारा माल पुलिस पकड़ लेती। हम पहले इनसे निपट लेते हैं और ये हीरे भी तुम ही रख लो। फिर उन सारों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। विनोद किसी तरह गाड़ी की तरफ पहुंचता है ताकि वहां से भाग सके, मगर एक लड़की कहती है इतनी भी जल्दी क्या है, हीरे मेरे हवाले करो। और वो हीरे उसे दे देता है और वो वहां से हीरे लेकर भागने लगती है कि क्राइम डिपार्टमेंट की टीम पहुंच जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। एसीपी कहता है तुम पांचों में से किसी ने नैना को मारा है। ऑफिसर अभिजीत कहता है विनोद ने तुम लोगों के साथ गलत किया, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम कानून को हाथ में ले लो। ऑफिसर्स कहते हैं तुम्हें उस लॉकर के बारे में कैसे पता चला, जबकि हीरे तो एक हफ्ता पहले ही बैंक में आए थे, और तुम्हें उस लॉकर के पासवर्ड के बारे में किसने बताया? कोई तो है जो तुम्हारे साथ मिला हुआ है। एसीपी कहता है लॉकर का नंबर सिर्फ एक आदमी को मालूम था और वो लॉकर मालिक का दोस्त था और वो इंसान थी मोना। मोना कहती है नहीं सर, मैं तो सिर्फ हीरों के लिए गई थी, मैंने किसी का खून नहीं किया। ऑफिसर दया कहता है हमने तो सिर्फ ये पूछा है कि आप बैंक की डकैती में शामिल थी, खून की बात तो आप खुद कर रही हैं। फिर मोना वहां से डर के मारे भागने की कोशिश करती है, मगर ऑफिसर पूर्वी उसे पकड़ लेती है। मोना कहती है हाँ, मैं इस प्लान में शामिल थी, मुझे विनोद की बीवी बनने का ड्रामा करना था और ये प्लान मैंने और विनोद ने बनाया था, लेकिन ऐन वक्त पर मुझे इसने धोखा दे दिया और मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये किसी और से शादी करने जा रहा था। मैं भी उसे इसी तरह तरपाना चाहती थी जिस तरह वो मुझे उस हाल में छोड़कर गया था। बस इसीलिए मैंने नैना को मारा। एसीपी कहता है बहुत अच्छा प्लान बनाया, मगर भूल गई कि जुर्म का रास्ता एक ही जगह पर रुकता है और वो है फांसी का फंदा। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।